हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो Su-30 MKIs फ्लाई कर रहे हैं लद्दाख में और उनके साथ कुछ पॉड्स देखे गए हैं। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये पॉड्स क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है। तो ये जो वीडियो है ये उसी को डेडिकेटेड है। यहाँ पर हम उन सारे पॉड्स को डिस्कस करेंगे जो कि देखे गए हैं Su-30 MKIs के साथ। तो ये जो आप सेंटर लाइन में देख रहे हैं फ्यूल टैंक जैसा दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली इजराइल का एल्टा ELM 2060P सार पॉड है। तो यहाँ पर जो सार है उसका मतलब है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रही है ये एक्चुअली इंटेलिजेंस गैदरिंग की कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो सार पॉड लगा है ये रियल टाइम ग्राउंड मैपिंग करता है और जो टारगेटेड एरिया है उसकी डिटेल्ड इमेज को निकालता है। तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन कर सकता है और जो इमेजरी इंटेलिजेंस है उसको ऑल वेदर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से दिन में चाहे रात में मुहैया कराने के लिए सक्षम है। कैपेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत बड़े एरिया में रियल टारगेट साइज को, उसकी शेप को और जियो लोकेशन को दिखाने में सक्षम है। साथ ही साथ ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है, टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है, उसे डिफरेंशिएट कर सकता है डिफरेंट टारगेट्स में और उसे क्लासिफाई भी कर सकता है। तो क्योंकि ये सार इमेजरी को यूज़ करता है तो जो टारगेट कैमोफ्लेज होते हैं यानी कि छुपा के रखे जाते हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई कर सकता है बड़ी आसानी से। तो जो इमेज होती है वो क्लियर होती है चाहे कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, चाहे वहाँ पर क्लाउड्स हो, फॉग हो, दिन हो, रात हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो इमेज है वो एकदम क्लियर होगी। तो इस पॉड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसको एक्सटर्नली माउंट करना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन बदल सकते हैं। और साथ ही साथ जो पॉड है उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जो एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है एयरक्राफ्ट की वो ख़राब ना हो, इसीलिए ये देखने में एकदम ड्रॉप टैंक की तरह दिखता है। तो हवा में जाते ही ये जो पॉड है अपना काम करना चालू करता है और थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर एरिया स्कैन करता है बहुत कम टाइम में। तो जैसा कि हम बता चुके हैं ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है और पायलट को बीच में इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पायलट चाहे तो इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकता है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये ऑटोमेटिकली फंक्शन कैसे करता है। तो एयरबॉर्न होने से पहले जो टारगेट इन्फॉर्मेशन है, एरिया की इन्फॉर्मेशन है, वो पहले इसमें अपलोड कर दी जाती है। उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद ये अपने आप चालू हो जाता है। तो ये टारगेट को स्ट्रिप इमेजिंग मोड में लोकेट करता है, यानी कि स्ट्रिप्स के फॉर्म में ये मैपिंग करना चालू करता है। तो जैसे जैसे ये स्कैन करता है वैसे वैसे ये इन्फॉर्मेशन को ग्राउंड स्टेशंस में ट्रांसफ़र कर सकता है कॉकपिट की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो कुछ ही मिनटों में जो टारगेट एरिया है ये उसको स्कैन कर लेता है और जो पोटेंशियल टारगेट है उसको ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। तो स्कैनिंग करते करते अगर कोई थ्रेट दिखाई देता है तो ग्राउंड स्टेशंस के ऑर्डर पे ये दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने भी जा सकता है और तब ये स्पॉट इमेजिंग मोड में टारगेट को स्कैन करता है और भी ज़्यादा डिटेल इमेज को निकालने के लिए। और साथ ही साथ इसमें एक GMTI मोड भी होता है जिसे कहते हैं ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन मोड। उसमें जो मूविंग टारगेट्स होते हैं ये उनको आइडेंटिफाई करता है बहुत बड़े एरिया में। तो ये जितना भी डेटा है उसको वापस भेजा जाता है ग्राउंड स्टेशंस में, जहाँ पर पुराने डेटा के साथ उसको मिला के देखा जाता है और चेंजेस को नोट किया जाता है। तो इसकी जो रेंज है वो करीबन 170 किलोमीटर की है। तो ये बिना बॉर्डर क्रॉस किए बॉर्डर के उस पार की जितनी भी इमेजरी है वो आराम से निकाल सकता है। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉड्स पे जो कि विंग टिप पे लगे हुए हैं। ये रशियन SAP 518 एडवांस जैमिंग पॉड है जो कि हैवी रशियन फाइटर्स में लगते हैं जैसे कि Su-30 MK, Su-34 और Su-30 MKI जिसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या करते हैं कि जो एयर डिफेंसेस लगे होते हैं उनको जैम करते हैं। कैसे करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाते हैं डिफरेंट टारगेट्स का और फॉल्स टारगेट देते हैं एनिमी एयर डिफेंसेस को। तो ये सरफेस टू एयर टू एयर थ्रेट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव है G से J बैंड के लिए। तो अगर इन पॉड्स को SAP 14 जैमिंग पॉड के साथ लगा दिया जाए तो उसे इक्वलेंट माना जाता है ALQ 99 जैमिंग पॉड से जो कि ग्राउलर्स में लगे होते हैं। तो ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ये इंटेलिजेंस गैदरिंग की कॉन्फ़िगरेशन है जिसके साथ Su-30 MKI फ्लाई कर रहा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। ये Su-30 MKI का सेकंड पार्ट का वीडियो है।
तो इस वीडियो में हम टेक्निकल पार्ट को ज़्यादा कवर करेंगे और जो इंडियन एयरफोर्स में इसकी सर्विस है, जो इंडक्शन प्रोसेस था, उसको जस्ट मेंशन करेंगे, बहुत डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, वरना ये 3 पार्ट का वीडियो हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। तो 30 नवंबर 1996 में इंडिया और रशिया ने डील साइन करी थी US $1.8 बिलियन की 40 Su-30 2 सीट मल्टी रोल फाइटर्स की। तो नवंबर 1996 में जब Su-30K को प्रेजेंट किया गया था एरो इंडिया 96 एयर शो में, जो कि यलहंका एयरबेस बेंगलोर में हुआ था, HAL के टेस्ट पायलट बलदेव सिंह ने कहा था कि ये काफ़ी अच्छी चॉइस है, ये काफ़ी एजाइल एयरक्राफ्ट है और पावर काफ़ी ज़्यादा है इसमें, और साथ ही साथ इसकी जो एरोबेटिक डेमोन्स्ट्रेशन की एबिलिटी है वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकती है। और कुछ इसी तरह की बात कही थी HAL चीफ टेस्ट पायलट राकेश शर्मा ने। तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार पहले 8 Su-30 के डिलीवर करने थे इंडियन एयरफोर्स को, जो कि ऑर्डिनरी AL-31F इंजन के साथ आते थे। इसमें कोई कनार्ड्स नहीं थे और जो इसके एवियोनिक्स थे वो स्टैंडर्ड रशियंस थे। तो आगे के जो Su-30 डिलीवर होने थे वो MKI स्टैंडर्ड के होने वाले थे, जिसमें AL-31FP थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन लगने वाला था, कैनार्ड्स लगने वाले थे, और जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है उसको मॉडिफाई किया जाने वाला था। साथ ही साथ कई एवियोनिक्स वेस्टर्न और इंडियन ओरिजिन के लगने वाले थे। साथ ही साथ जो इनिशियल Su-30K थे उनको भी अपग्रेड करना था Su-30 MKI स्टैंडर्ड पे। तो जो इनिशियल Su-30K की डिलीवरी हुई थी वो हुई थी 19 मार्च, 26 मार्च, 9 अप्रैल, 15 अप्रैल 1997 में। फाइटर्स को डिलीवर किया गया था रशिया के 2 एंटनोव AN-124 रुसलान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लोहेगांव एयरबेस पुणे के पास। यहाँ पर इन एयरक्राफ्ट को दोबारा रीअसेंबल किया गया और दोबारा उड़ाया गया IAPO के पर्सनल्स द्वारा। ये IAF के पर्सनल्स नहीं थे, ये रशियंस थे। और उसी साल जनवरी से अप्रैल के बीच में IAF के फ्लाइट और ग्राउंड क्रूज की कन्वर्जन ट्रेनिंग हुई Su-30 पे सुखोई OKB फ्लाइट टेस्ट फैसिलिटी में, जो कि ज़ुकोव्स्की में थी। और ये सब हुआ था OKB टेस्ट पायलट विक्टर पुगाचेव के सुपरविजन में। तो विक्टर पुगाचेव एक रशियन हीरो टेस्ट पायलट हैं, जो कि फेमस है अपने पुगाचेव कोबरा मनोवर के लिए। तो 11 जून 1997 में पहले 8 Su-30K SB001 से लेकर SB008 तक ऑफिशियली हैंड ओवर किए गए नंबर 24 स्क्वाड्रन हॉक्स को, जो कि नंबर 2 विंग के अंडर में आता था, जो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड को रिपोर्ट करता था, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है। Su-30 MKI की जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो IAF ने 10 और Su-30K का ऑर्डर दे दिया एज अ स्टॉप गैप मेजर। तो जो टोटल ऑर्डर था वो 50 का पहुंच गया, जिसमें 10 Su-30K शामिल थे, जिनकी डिलीवरी 99 में हो गई थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 98 में। तो जो पहले Su-30 MKIs थे इंडियन स्पेसिफिकेशंस के साथ, वो पुणे पहुंचे रशिया के AN-124 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू जुलाई और अगस्त के बीच में 2002 में। तो 27 सितंबर 2002 में पहले 10 Su-30 MKIs स्टार्टिंग फ्रॉम SB019 टू SB028 डिलीवर किए गए नंबर 20 स्क्वाड्रन लाइटनिंग्स को, जो कि नंबर 2 विंग के अंडर में आता था और बेस्ड था पुणे में। तो ये पिक्चर है पहले Su-30 MKIs की, जो कि लोहेगांव एयरबेस में खड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो 28 दिसंबर 2004 को कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ाया गया और HAL को लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के राइट दिए गए 140 Su-30 MKI को बनाने के अप टू 2017। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी वो थी $3.3 बिलियन की, और इसमें राइट्स दिए गए थे AL-31FP इंजन को बनाने के और Su-30 MKI के एवियोनिक्स और इक्विपमेंट बनाने के। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे एवियोनिक्स की। तो Su-30 MKI का जो रेडार है उसका नाम है NO11M बार्स। तो ये बार्स फैमिली का सेकेंड रेडार है। पहला जो रेडार है वो NO11 है, जो कि Su-27 में यूज़ होता है। बाकी ये जो रेडार है वो यूज़ करता है इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड स्लॉटेड प्लानर एंटीना, जो कि MiG-31 के ज़ैसलॉन रेडार के एक्सपीरियंस से बना है। बाकी अगर किसी को स्लॉटेड प्लानर एंटीना समझ में ना आ रहा हो तो आप या तो गूगल कर लें, या तो यूट्यूब पे कोई और वीडियो देख लें, या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ समझाने लग गया तो पूरा डिस्कशन खाली रेडार पे रह जाएगा। तो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए एंटीना को डिज़ाइन किया गया है मल्टी चैनल
पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे पे। तो जो बेसिकली मैकेनिकल रडार होते थे वो कैसे वर्क करते थे कि उनका जो एंटीना हेड होता था वो राइट लेफ्ट अप डाउन मूव करता था और EM वेव्स को ट्रांसमिट करते थे और रिसीव करते थे जब वो किसी एनिमी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती थी। वहीं पर जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड रडार हैं, इनकी जो EM वेव्स होती हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड होती हैं। तो इसमें जो रडार हेड है उसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलर टू AESA। बट AESA से अंतर ये होता है कि AESA में मल्टीपल रडार एलिमेंट्स के लिए ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल्स होते हैं, वेयरएज जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड रडार है इसमें मल्टीपल एंटीना एलिमेंट्स के लिए सिंगल ट्रांसमीटर होता है। क्योंकि बार्स रडार मल्टी चैनल PESA है तो ये कम्प्लीटली पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड रडार नहीं है, ये पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड रडार और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे बेस्ड रडार के बीच की चीज़ है। तो सिंपली आप इसे PESA का AESA में ट्रांजिशन कह सकते हो। तो ये X बैंड का रडार है और इसमें L बैंड का आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ है जो टोटल वेट करते हैं 100 kgs का। डायामीटर है 960 मिलीमीटर्स। रडार की पीक पावर आउटपुट है 4 से 5 किलोवाट की और ये कैपेबल है अपनी बीम्स को पोजीशन करने का 400 माइक्रोसेकंड्स में, जो कि मैकेनिकली स्कैन्ड रडार से बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये बार्स रडार अपनी एक पोजीशन पे फिक्स रह सकता है और दे सकता है ±70 डिग्रीज का स्कैनिंग एरिया एजिमथ में और ±45 डिग्रीज का एलिवेशन में। रडार के स्कैनिंग कवरेज को इम्प्रूव करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव पे माउंट किया जा सकता है जो इसका स्कैनिंग सेक्टर ±90 डिग्रीज बना देता है। इसमें 28 मेगाहर्ट्ज़ का TS200 प्रोग्रामेबल सिग्नल प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 75 मिलियन ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है 1 सेकंड में। तो ये रडार सपोर्ट करता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को अपने 3 प्रोसेसर और 16 MB की स्टैटिक और फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हुए। तो पीक आउटपुट है 4 से 5 किलोवाट की और एवरेज आउटपुट है 1.2 किलोवाट की। तो टोटल रडार सिस्टम का जो वेट है वो 650 किलोग्राम का है और इसी वेट की वजह से Su-30 MKI में आगे फॉरवर्ड कनार्ड्स लगी हुई हैं जो कि एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोवाइड कराती हैं टॉप स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। तो जो मार्क 1 का सॉफ्टवेयर है वो 2002 में टेस्ट हुआ था और इनिशियल Su-30 MKIs के साथ आया था। तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इंडिया को बनाना था इसका प्रोग्रामेबल सिग्नल प्रोसेसर और साथ ही साथ डेटा प्रोसेसर अंडर प्रोजेक्ट वेट्रिवल, जिसमें ओरिजिनल रशियन कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना था। पर रिक्वायर्ड टाइम में इंडिया ये नहीं कर पाया और जो मार्क 2 वर्जन आए वो भी रशियन इक्विपमेंट ही यूज़ करते थे। तो 2004 में इंडिया ने डिलीवर किए अपने वेट्रिवल रडार कंप्यूटर जो कि बेस्ड थे i960 आर्किटेक्चर पे। तो जैसा कि मैंने बताया था एक PESA रडार में मल्टीपल एंटीना एलिमेंट्स के लिए सिंगल ट्रांसमीटर होता है, पर ये जो NO11M बार्स रडार है इसमें हर ट्रांसीवर जो कि एंटीना एरे में है उसका खुद का रिसीवर एम्पलीफायर होता है जैसा कि AESA रडार में है। तो ये दोनों के बीच की चीज़ है और जो इसका नॉइस लेवल है वो भी 3 डेसिबल का है जो कि AESA क्लास में आता है। रडार के बेसिक्स की बात करें तो सर्च में इस रडार की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर की है और जो ट्रैकिंग रेंज है वो 200 किलोमीटर की है और ये एयर टू एयर मोड की बात हो रही है। जो डिटेक्शन रेंज है फाइटर टाइप की जैसे कि MiG-29 हो गए वो करीबन 140 किलोमीटर की है और परस्यूट मोड में ये करीबन 60 किलोमीटर की है। वहीं ये 15 एयर टारगेट को ट्रैक कर सकता है एक बार में ट्रैक वाइज स्कैन मोड में और 4 को एक ही बार में इंगेज कर सकता है। एयर टू सरफेस मोड की बात करें तो रडार कैपेबल है डिटेक्शन का ग्राउंड और नेवल बेस्ड मूविंग टारगेट्स पे और साथ ही साथ ही उनकी लोकेशन बता सकता है और उन पे जो ट्रैक है वो मेंटेन कर सकता है 2 टारगेट्स पर एक ही बार में। ये रडार कैपेबल है टैंक्स को 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से पहचानने के लिए और जो डिस्ट्रॉयर साइज़ के एनिमी टारगेट्स हैं उनको 80 से 120 किलोमीटर की दूरी से पता लगाने के लिए। साथ ही साथ इस रडार में मल्टीपल मैपिंग मोड्स हैं, चाहे वो रियल बीम हो, डॉपलर बीम शार्पनिंग हो या फिर सिंथेटिक अपार्चर रडार हो, जो कि मैक्सिमम रिजोल्यूशन दे सकते हैं 10 मीटर का। तो यहाँ पर अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा
क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही होंगी और ना ही मैं सारी चीज़ इस वीडियो में समझा सकता हूँ। तो अब कॉकपिट की बात करते हैं। तो कॉकपिट में जो हेड अप डिस्प्ले है वो इजरायली एल्बिट सिस्टम द्वारा बनाया गया SU967 हेड अप डिस्प्ले का एक वेरिएंट है, जो कि कंसिस्ट करता है बाइक्यूबिक फेस कंजुगेटेड होलोग्राफिक डिस्प्ले से। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए 7 मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस हैं जो कि LCD हैं। इसमें से 6 127 मिलीमीटर बाय 127 मिलीमीटर के हैं और एक 152 मिलीमीटर बाय 152 मिलीमीटर का है। बाकी जो रियर कॉकपिट है उसमें एक बड़ा सा मोनोक्रोम डिस्प्ले दिया गया है एयर टू सरफेस मिसाइल के लिए। मोनोक्रोम डिस्प्लेस वो डिस्प्लेस होते हैं जिसमें एक ही कलर का डिस्प्ले होता है, जिसमें जो डिटेलिंग होती है कोई भी अगर पिक्चर है उसकी, वो उसके शेडोज़ और उसी कलर के डिफरेंट शेड से दिखाई जाती है। तो ये सिस्टम जो होगा, आपके चाहे वो हेड अप डिस्प्ले हो गया या फिर जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस होगा, ये अब लोकली इंडिया में बनते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये थेलिस जो फ्रेंच कंपनी है MFDs वो सप्लाई करती है और उन्होंने अपना जॉइंट वेंचर कर रखा है इंडिया की एक लोकल कंपनी है सैमटेल, जो कि ग्रेटर नोएडा बेस्ड कंपनी है और वहाँ पर ये MFDs को मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही साथ वो इंडियन नेवी के MiG-29K के लिए हेलमेट माउंटेड साइट भी बनाती है, जिसे टॉप साइट 1 कहते हैं। बाकी फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो इसे रिकॉर्ड करनी चाहिए, उसके साथ साथ टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करता है। बाकी जो इसमें इजेक्शन सीट लगी है वो 00K36DM इजेक्शन सीट है, जिसकी परफॉर्मेंस को हमने देख लिया था। जो पहला प्रोटोटाइप था उसके क्रैश में दोनों पायलटों ने काफ़ी लो एल्टीट्यूड पे इजेक्ट किया था और सरवाइव किए थे माइनर इंजरीज के साथ। तो इस इजेक्शन सीट को 30 डिग्री इंक्लाइन किया गया है पीछे की तरफ, जो कि G टॉलरेंस इम्प्रूव करते हैं। बाकी कॉकपिट में कंटेनर्स पड़े हुए हैं स्टोर करने के लिए खाना, पानी और वेस्ट डिस्पोज करने के लिए, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बॉटल्स के साथ। तो ट्रैकिंग के लिए इसमें OLS-30 लेज़र ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक भी लगा हुआ है, जो इंक्लूड करता है डे और नाइट फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड की कैपेबिलिटी, जो कंजंक्शन में यूज़ होती है हेलमेट माउंटेड साइटिंग सिस्टम के साथ। तो OLS-30 कंबाइन करता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और लेज़र रेंजिंग डिवाइस यूजिंग अ कूल्ड ब्रॉड वेवबैंड सेंसर। जो डिटेक्शन रेंज है वो 90 किलोमीटर्स की है और जो लेज़र रेंजर की इफेक्टिव रेंज है वो 3.5 किलोमीटर्स की है। टारगेट डिस्प्ले होते हैं उसी LCD में जहां पर रडार की इन्फॉर्मेशन जाती है। तो जो OLS की फंक्शनिंग है ये मैंने MiG-29 अपग्रेड के वीडियो में बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये एज अ साइलेंट किलर काम करता है। आप अपने रडार को ऑफ करके OLS के थ्रू एनिमी टारगेट को ट्रैक कर सकते हो और अपनी IR मिसाइल्स को गाइड कर सकते हो एनिमी टारगेट पे। और ये हेलमेट माउंटेड साइट के साथ आपका कनेक्टेड होता है, तो पायलट जहाँ भी देखता है OLS अपने आप मुड़ जाता है और इसकी रेंज एक्सटेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये दो चीज़ें, आपका जो मिसाइल का IR हेड हो गया और OLS हो गया, ये दोनों हेलमेट माउंटेड साइट के साथ लगे होते हैं और क्लोज रेंज डॉग फाइट में काफ़ी ज़्यादा लीथल बना देते हैं इस एयरक्राफ्ट को। तो अगर आप OLS को यूज़ करते हुए एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रैक करते हो या फिर अपनी मिसाइल गाइड करते हो, तो जो एनिमी एयरक्राफ्ट का पायलट है उसको कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है कि वो ट्रैक हो रहा है, क्योंकि आप अपना रडार यूज़ नहीं कर रहे हो और उसका रडार वार्निंग रिसीवर कोई भी वार्निंग नहीं दे पाता है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि OLS-30 का जो एजिमथ में ट्रैकिंग एरिया है वो 120 डिग्रीज़ है। तो ये रडार से ज़्यादा ऑफ बोर्ड लॉन्चेस इनेबल करता है IR मिसाइल्स के लिए। पर जो Su-30 MKI है उसमें सूरा के हेलमेट माउंटेड साइट लगी आती है, तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मिसाइल की पूरी ऑफ बोर्ड कैपेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो जो OLS-30 है वो इस तरीके से एयरक्राफ्ट की टारगेटिंग को और उसकी एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। पहला, वो उसका स्टेल्थ फीचर बढ़ाता है, जिसमें एयरक्राफ्ट बिना अपने रडार को यूज़ किए हुए एनिमी एयरक्राफ्ट को ट्रैक और अपनी मिसाइल को गाइड कर सकता है। दूसरा, ये जो टारगेट डेटा होता है रेगुलरली रडार को फीड करता रहता है। तीसरी, इसकी एक्यूरेसी 50% ज़्यादा होती है डॉग फाइट के समय में, क्योंकि ये लेज़र रेंज फाइंडर को यूज़ करता है। चौथी है कि इसकी किल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि रडार और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक साइटिंग सिस्टम एज अ बैकअप इसमें यूज़ होते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो OLS-30 है वो लुक डाउन शूट डाउन कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि ये टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो फ्लैट या माउंटेनस टेरेन में हो, चाहे पानी में हो या बादलों के बीच में हो,
चाहे दिन में हो चाहे रात में हो। तो और एवियोनिक्स की बात करें तो पहला जो इसमें टारगेटिंग पॉड लगा है वो इजराइल का लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड लगा हुआ है, जो काफ़ी फेमस और काफ़ी एडवांस टारगेटिंग पॉड है। तो ये इंक्लूड करता है एक लॉन्ग रेंज फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, एक टीवी कैमरा, एक लेज़र स्पॉट ट्रैकर, एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंट और इनर्शियल ट्रैकर, जो इनेबल करता है इंगेजमेंट ऑफ टारगेट जब बादल हों या काउंटर मेजर्स यूज़ हो रहे हों। बाकी नेविगेशन के लिए इसमें फ्रेंच साफ्रान का सेगम सिग्मा 95N लगा हुआ है, जो कि GPS को यूज़ करता है, और साथ ही साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यूज़ करता है जो कि रिंग लेज़र जायरोस्कोप पे बेस्ड है। बाकी रडार वार्निंग रिसीवर की बात करें तो इसमें DRDO डेवलप्ड तरंग लगा हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड की बात करें तो इसमें इजराइल का ELM 8222 सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी प्रूवन जैमर है और वर्ल्ड के बेस्ट में आता है। बाकी इंजन की बात मैं पिछले वीडियो में कर ही चुका हूँ। इसमें AL31 FP इंजन लगा हुआ है, जो कि पिच थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता है ±15 डिग्रीज़ की, और जो इसका मीन टाइम बिटवीन ओवरहॉल है वो 1000 घंटे का है, और जो पूरा लाइफ स्पैन है वो 3000 घंटे का है, जो कि देखा जाए तो पुअर है, बहुत अच्छा नहीं है। और जो इसका टाइटेनियम नोजल का मीन टाइम बिटवीन ओवरऑल है वो खाली 500 घंटे का है। तो 2015 में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने पार्लियामेंट के सामने कहा था कि जो AL31 FP इंजन है उसने कई सारे फेलियर्स देखे 2012 की अंत से लेकर 2015 की शुरुआत तक। टोटल 69 Su-30 MKI इंजन रिलेटेड फेलियर्स हुए थे, और जो कॉमन कॉज था वो था बियरिंग फेलियर्स ड्यू टू मेटल फटीग और साथ ही साथ लो ऑयल प्रेशर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए, साथ ही साथ हायर क्वालिटी ऑयल को यूज़ किया गया, और जो बियरिंग्स थी उसकी फिटिंग को एडजस्ट किया गया। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि शुरुआत में जो इनिशियल वेरिएंट था पहला, वो यूज़ करता था AL31 FU इंजन, जो कि ज़्यादा पावरफुल भी था और पिच या थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता था। वेराज जो आपका AL31 FP इंजन है जो करंटली यूज़ हो रहा है, ये खाली पिच थ्रस्ट वेक्टरिंग के साथ आता है। दूसरी चीज़, इसकी जो पूरी सर्विस लाइफ है वो खाली 3000 घंटे की है, जो कि काफ़ी पुअर है। जहाँ तक रही बात आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट की, तो वो 123 किलो न्यूटन्स का है, जो कि ठीक ठाक है इस एयरक्राफ्ट के साइज़ के हिसाब से, पर बहुत अच्छा नहीं है। तो इस एयरक्राफ्ट के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं। जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी पुअर है इन कंपैरिजन टू जो आपके वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो रफ़ाल हो गए, इवन तेजस की अवेलेबिलिटी इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं जिनको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आई होप इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है इस वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इवन शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगे शेयर करने लायक है। इसी बात पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।